अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, आप लोग की पढ़ाई बेहतर से बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके ही इस चैनल यानी SY एजुकेशन पे क्लास 11th, क्लास 12th, क्लास 10th की भी उर्दू की तैयारी शुरू करा दी गई है और बहुत कुछ चैप्टर्स भी पढ़ा दिए गए हैं। माक़बल वाले सबक के अंदर हमने 4 चैप्टर तक पढ़ा दिया और उसके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी सवाल और जवाब थे हमने आपके दरमियान पेश कर दिया। आज मैं आप लोग के दरमियान हाजिर हुआ हूँ 5 नंबर चैप्टर लेकर हाजिर हुआ हूँ, यानी सबक नंबर 5 लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका मौजू ये है कि निगार अज़ीम जो आपके निसाब के अंदर जो शामिल है, निगार अज़ीम और इनका लिखा हुआ जो अफसाना आपके निसाब में शामिल है, आशियाना। आज हम इस वाले सबक के अंदर इस वाले वीडियो में इन दोनों को आज कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। इन दोनों को पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देख लेते हैं निगार अज़ीम। निगार अज़ीम आदे हाजिर की एक अहम अफसाना निगार है, यानी कि निगार अज़ीम के बारे में बाबू कहा गया कि आदे हाजिर की एक अहम अफसाना निगार है। अहम का मतलब होता है एक, मतलब इनकी भी एक अलग शख्सियत है। इनका असल नाम मलिक महर निगार है, कलमी नाम निगार अज़ीम है। जैसा कि आप शुरू से आखिर तक पढ़ते आ रहे हैं कि जिन लोगों ने इस दुनिया के अंदर मतलब शेर व शायरी में हो या कि सफ़रनामे हो या इसी तरीके से अफसाना वगैरह या मजमून लिखना शुरू किए थे, तो वो लोग अपना हकीकी नाम छोड़ कर के और दूसरा नाम अपने लिए वो तखल्लुस कर लेते थे, ठीक है ना। बहुत सारे शायरों ने, बहुत सारे अफसाना निगारों ने अपना असली नाम के अलावा अपना दूसरा नाम रख लिया, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे कहते हैं कलमी नाम निगार अज़ीम है। जब ये लिखना शुरू किए उसके बाद फिर क्या हुआ कि अपना नाम क्या रख लिए, निगार अज़ीम। और वो उर्दू दुनिया में मशहूर व मकबूल है। उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी MA किया, यानी कि निगार अज़ीम जो है वो उर्दू के अलावा ये उर्दू के अंदर भी उर्दू के अंदर तो ये अपना मकाम हासिल की ही थी, उसके साथ साथ ये ड्राइंग और पेंटिंग के अंदर भी ये MA की। उसके बाद कहते हैं उन्होंने सादत हसन मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा पेश करके जामिया मिल्लिया इस्लामिया से PhD की डिग्री भी हासिल की है। यानी कि निगार अज़ीम जो है ये सादत हसन मंटू जो है ये अफसाना निगारी करते थे, तो इनका कहते हैं तनकीदी जायज़ा पेश करके जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ये PhD की डिग्री भी हासिल की थी, ठीक है ना। गोया कि ये PhD भी की। उसके बाद एक कहते हैं उस वक्त ख़वातीन अफसाना निगारों में इनकी ख़ास पहचान यूँ भी बनती है कि उन्होंने ख़वातीन के जज्बातों, महसूसात और उनके मसाइल पर मुतअद्दिद अफसाने लिखे हैं। जबरो इस्तिहसाल और मौजूदा मुआशरे की इंसानियत सोज सूरत हाल पर उन्होंने निहायत असर अंगेज़ अफसाने लिखे हैं। मतलब यहाँ पर ये कहा गया बाबू कि उस वक्त ख़वातीन यानी कि जो भी अफसाना निगार औरतें थी जो अफसाना निगारी की दुनिया में कदम अपना जमा चुकी थी, उसके अंदर उन लोगों के दरमियान इनका भी एक अपना एक मकाम मर्तबा था। और दूसरी बात यहाँ पर यह कही कि उन लोगों के दरमियान इनकी पहचान ख़ास तौर से इस तरह से बनती है कि उनके ज़माने में जितनी औरतें थी यानी ख़वातीन के जज्बात और जज्बात को महसूस की, यानी ख़वातीन की क्या जज्बात है और उनकी क्या हिस्सियत है, क्या उनके एहसासात हैं, उनको इसने महसूस किया और उनके क्या मसाइल है और उनकी क्या परेशानियां हैं, उसके ऊपर ये मुतअद्दिद अफसाने लिखी। और क्या कहते हैं जबरो इस्तिहसाल और मौजूदा मुआशरे की, यानी कि समाज के अंदर मौजूदा मुआशरे के अंदर इंसानियत सोच सूरत हाल पर उन्होंने निहायत असर अंगेज़ अफसाने लिखे। यानी कि समाज के अंदर जो क्या कहते हैं ख़वातीन के ऊपर या कि जिनके ऊपर भी क्या कहते हैं यहाँ पे कि जबरो इस्तेहसाल और मौजूदा मुआशरे की इंसानियत सोच सूरत हाल पर उन्होंने नहायत असर अंगेज़ अफसाने लिखे हैं। यानी कि उस वक्त उस ज़माने के अंदर मौजूदा मुआशरे के अंदर जो भी औरतों के ऊपर जो जुल्म और ज़्यादती की जाती थी और जो भी मुआशरे की हालात थी उसके ऊपर ये किया बहुत नहायत असर अंगेज़ ये अफसाने लिखी थी। आ रही बात समझ में। उसके बाद कहते हैं निगार अज़ीम के अफसानों का पहला मजमूआ अक्स के नाम से 1990 ईस्वी में क्या हुआ बाबू, शाये हुआ। उसके बाद 1999 ईस्वी में मजमूए गहन शाये हुआ। अफसानों के अलावा उन्होंने सफ़रनामे और तनकीद के मैदान में भी नुमाया काम किए हैं। उन्होंने हरचरण सिंह
चावला की शख्सियत और फ़न का जायज़ा पेश किया है। बहादुर शाह ज़फ़र की शख्सियत और उनकी शायरी पर भी उनकी अहम तनक़ीदी किताब शाये हो चुकी है। निगार अज़ीम ने गर्द आवारगी के नाम से एक सफ़रनामा भी लिखा है जो खासा मकबूल हुआ। यानी कि इनके बारे में कहते हैं कि निगार अज़ीम जो थी ये इनका जो पहला अफसाना जो शाये हुआ 1990 ईस्वी में अक्स के नाम से शाये हुआ था। उसके बाद इनका मजमूए गहन क्या हुआ, ये 1999 ईस्वी में शाये हुआ। उसके बाद दूसरी बात ये पर यह कही कि अफसानों के अलावा इन्होंने सफ़रनामे और तनकीद के मैदान में भी काफ़ी नाम क्या किए हैं, नाम कमाई है। और इनका एक और अफसाना क्या कहते हैं, निगार अज़ीम ने एक गर्द आवारगी के नाम से अपना एक सफ़रनामा भी लिखा है जो बहुत ज़्यादा लोगों के दर में क्या हुआ, पसंदीदा और मकबूल हुआ। ठीक है ना। उसी को यहाँ पर कहा बाबू कि गर्द आवारगी के नाम से एक सफ़रनामा भी लिखा है जो खासा मकबूल हुआ। आ रही बात समझ में। चलिए अब इनका लिखा हुआ आपके निसाब के अंदर जो शामिल है अफसाना यानी आशियाना, उसको पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं, देख लेते हैं। लिखा हुआ है आशियाना। अपने बड़े बेटे सिराज और बहू इरफाना के साथ रहते हुए कई बरस बीत गए। हर तरह का सुख चैन था यहाँ, दोनों हर वक्त हर बात का ख्याल रखते, हर तरह के ऐशो आराम और मोहब्बतों से नवाजते। दो प्यारे प्यारे पोते भी अल्लाह ने अता किए। अदनान तकरीबन 9 बरस का हो गया था और फरहान अभी 5 बरस का। दोनों स्कूल जाते, दादा दादी से मोहब्बत करते, पोके मानही मैन और बिस्लेट के किस्से सुनाते। यानी देखिए आशियाना का माना क्या होता है बाबू, ठिकाना होता है। क्या होता है, आशियाना का माना होता है ठिकाना। तो यहाँ पे एक औरत है जो अपने ठिकाने के बारे में बयान कर रही है कि जब आदमी अपना ठिकाना छोड़कर कहीं दूसरी जगह चला जाता है तो फिर उसकी क्या कैफियत होती है, क्या उसकी हालात बन जाती है, क्या किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी घुट घुट कर जीता है, आपको इस चैप्टर के अंदर पता चल जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे कहती है वो औरत कि मेरे पास जो मेरे बड़े बेटे जो थे यानी सिराज और उसकी पतो जो थी यानी इरफाना, इनके साथ ये कई बरस ये लोग रहे थे। यानी कि ये जो मियाँ बीवी अपने बेटे के साथ और अपनी पतों के साथ कई बरस ये लोग रहे थे। और ये बताते हैं कि हर तरह का सुख और चैन वहाँ पे था और दोनों यानी उसके बेटे और उसकी पतों जो थी दोनों हर बात का ख्याल रखते थे और जो भी कमियां उनको होती थी उस कमियों को वो लोग पूरा करते थे। आरी बात समझ में। उसी को यहाँ पे कहते हैं हर तरह के ऐशो आराम और मोहब्बतों से नवाजते और दो प्यारे प्यारे पोते भी अल्लाह ने अता किए थे जिनका नाम क्या था, अदनान। एक का नाम क्या था, अदनान, जो तकरीबन 9 बरस का हो गया था, और दूसरे का नाम क्या था, फरहान, जो अभी 5 बरस का था। यानी फरहान 5 बरस का था और अदनान तकरीबन कितने 9 बरस का हो गया था। तो दोनों को दोनों स्कूल जाते हैं और दादा दादी से मोहब्बत भी करते हैं और किस्सा कहानी भी क्या करते थे, ये सुना करते थे। आ रही बात समझ में। उसके बाद कहते हैं लेकिन इन सब के बावजूद अंदर ही अंदर एक तरह का खालीपन, उदासी और उकताहट सी भरी रहती। कभी कभी ये उदासी घुटन बन जाती और ये सोचने पर मजबूर कर देती कि ऐसा आखिर ऐसा क्यों। मेरे क्या कह रहे बाबू कि कहते हैं ना कि इतनी हमको सहूलतें थी और इतनी हमको फरावानी थी, हर तरह का ऐशो आराम हम लोग के पास मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग को क्या होता था, घुटन महसूस होता था। उसकी वजह ये लोग खुद तलाश कर रहे हैं। आखिर हम लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर हम लोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए आगे बयान करते हैं। मेरे शौहर बरकत अली सिद्दीकी, यानी कि उस बीवी क्या कहते हैं सिराज के अब्बू का नाम क्या था, बरकत अली सिद्दीकी। क्या नाम था, बरकत अली सिद्दीकी, ठीक है ना। मेरे शौहर बरकत अली सिद्दीकी एक अच्छे ओहदे पर फाइज थे, यानी एक अच्छे ओहदे पर क्या थे, काम कर रहे थे। अपना छोटा सा मकान था, अल्लाह का दिया सब कुछ था। हमारे 2 बच्चे थे, दोनों की परवरिश और आला तालीम में उम्र का पहिया इतना तेज चला के एहसास ही नहीं हुआ कि कब बूढ़े हो गए। मतलब ये उसकी माँ यानी कि सिराज की माँ बयान कर रही है अपनी कहानी को इसके अंदर कि मेरे शौहर अच्छे खासे मकाम पर थे और हम लोग का एक छोटा सा मकान भी था, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। हमारे 2 बच्चे भी थे और दोनों की परवरिश हमने बहुत अच्छी तरह से की और उन दोनों की पढ़ाई में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सका हमने आला तालीम दिलवाया, ठीक है ना। उसके बाद ये कहते हैं, देखिए बाबू कहते हैं कि हम लोग इतना काम में जो लगे रहे तो हम लोग का उम्र इस तरह से गुजरा और हम लोग बूढ़े हो गए और हम लोग को पता भी नहीं चला कि हम लोग का उम्र किस तरह से ढल गया। बेटी रुकैया की जिम्मेदारी से सुबकदोश हुए और सिराज की बेंगलोर मुलाजमत लगी तो अकेलेपन ने घेर लिया। यानी कि वो उसके पास जो लड़की थी तो उसकी शादी ये लोग करा दिए, ठीक है ना।
उसके बाद कहते हैं कि उसके बेटे की भी का बेंगलोर सिराज की भी, यानी उसका जो बेटा था सिराज, उसकी भी बेंगलोर के अंदर मुलाजमत लग गई। तो ये लोग बयान करते हैं कि हमको अकेलेपन ने घेर लिया, यानी अब अकेले अपने घर में रहा नहीं जाता था, फिर हम क्या करें। रुकैया अपने खानदान के साथ साथ खुशम खुर्रा और आबाद थी। शुरू में तो जल्दी जल्दी बेटी दामाद आते, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे उनकी मसरूफियतें बढ़ी। आली बात समझ में, यानी जाहिर सी बात है कि शुरू में क्या होता है कि मसरूफियतें थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इनकी मसरूफियतें बढ़ती गई। तो बस बतौर मेहमान आते और फिर सिराज की शादी हुई और वो भी अपनी बीवी के साथ बेंगलोर आबाद हो गया। लेकिन बरकत जैसे ही रिटायर हुए, सिराज और इरफाना जिद पकड़कर अपने साथ बेंगलोर ले गए और वो आशियाना जो हमने तिनका करके बनाया था बेटे बहू की मोहब्बत में बहुत दूर छूट गया। यानी कि सिराज के जो अबू थे बरकत साहब, तो उनका जब ये जॉब से जब रिटायरमेंट हो गए तो ये लोग, यानी उसके बेटे की जो मुलाजमत लगी थी बेंगलोर के अंदर, तो उसके बेटे ने और उसके पतों ने ये जिद किया कि आप लोग यहाँ बेंगलोर हम लोग के साथ चले आइए और यहीं पर रहिए। और उसके बाद बयान करती है कि जो आशियाना जो हमने घर तिनका करके बनाया था बेटे और बहू की मोहब्बत में बहुत दूर छूट गया। उसके बाद देखिए कहते हैं कि बेटे बहू ने खिदमत गुजारी और दिलजोई में दिन रात एक कर दिए। यानी कि उसका बेटा जो था ना, उसकी जो पतों थी, वो इस तरह से उन दोनों की खिदमत की कि उन्हें दिन रात एक करके उन दोनों की खिदमत की। कभी कभी हम दोनों मियाँ बीवी इस खिदमत से शर्मसार भी हुए कि जब नाश्ते की मेज़ पर बहू स्लाइस पर मक्खन की मोटी तह लगाकर पेश करती तो ये भी मुस्कुराते और मैं भी हंस पड़ती और कहती, प्यारी बहू रानी, इस उम्र में इतना मक्खन खिलाओगी तो 10 बीमारियां और पैदा हो जाए और पल जाएंगी और तुम्हारा काम और बढ़ जाएगा। ठीक है ना। यानी कहते हैं कि इन दोनों की इसकी पतों जो थी इसको इतना ज़्यादा मानदान करती थी। और जब नाश्ते के अंदर जब रोटी के ऊपर मलाई क्या कहते हैं मक्खन की मोटी तह लगाकर जब इसके पेश करती थी, ये लोग कहते थे कि इतना अभी मत खिलाओ, चूँकि अगर तुम इस तरह से खिलाओगी तो फिर तुम्हारी और ज़्यादा क्या कहते हैं जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएगी। उसकी वजह यह है कि तुम इस तरह से खिलाओगी तो और भी 10 बीमारियाँ पैदा होगी, जिसकी वजह से तुमको उसको भी झेलना पड़ेगा। ठीक है ना। तो क्या कर रही है, देखिए कहते हैं, अल्लाह न करे अम्मी जान बीमार हो आपके दुश्मन, ऐसा न कहिए, इस उम्र में खाएगी नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी, है कि नहीं। क्या करिए उसकी पतो कि इस उम्र में अगर आप नहीं खाएगी तो फिर ताकत कहाँ से आएगी। क्यों अब्बू जान और अब्बू जान मुस्कुरा पड़ते, खाने पीने और फल फ्रूट से लेकर रोजमर्रा की तमाम जिम्मेदारियों और ज़रूरतों का वो पूरा ख्याल रखते थे। ठीक है ना। कुछ वक्त पोतों के साथ बातें करने, उनके खेल सीखने में गुजर जाता। सिराज ऑफिस चला जाता, बहू घर के और बाहर के कामों में मसरूफ रहती। यानी कहते हैं कि सिराज जो था वो अपने घर चला जाता ऑफिस और कुछ वक्त तो अपने पोतों के साथ बातें करने में गुजर जाता और उनसे खेल सीखने में गुजर जाता। और उसकी पतों जो थी वो घर के कामों में मसरूफ़ रहती। नए ज़माने के होते हुए भी वो पुरानी कदरों से जुड़ी हुई थी। वाकई सिराज की पसंद लाजवाब थी। यानी क्या कह रही है कि वो पुरानी ज़माने के होने के बावजूद भी वो घर के तमाम कामों काज को वो कर लिया करती थी। ठीक है ना। तो वो कहती है, उसकी माँ यानी कि सिराज की माँ कहती है कि मेरे बेटे ने जो पसंद की शादी की वो लाजवाब थी। ठीक है ना। दोनों में कभी कभी तकरार भी होती, क्योंकि इरफाना घर की न होकर मुलाजमत भी करना चाहती थी, जबकि सिराज उसे गैर ज़रूरी समझता था। उसे अल्लाह ने अच्छी मुलाजमत और हर आराम मुहैया किया था और वह इरफाना को खामखा नौकरी के जोखिम में नहीं डालना चाहता था। आ रही बात समझ में। यानी मियाँ बीवी के दरमियान कभी इन दोनों बातों पर तकरार हो जाती थी कि उसकी बीवी जो थी वो भी पढ़ी लिखी थी और वो चाहती थी कि हम भी जाकर क्या करें, मुलाजमत करें, यानी किसी ऑफिस में हम भी जाकर काम करें। लेकिन उसका पति यानी सिराज जो था वो नहीं चाहता था कि हमारी बीवी जाकर क्या करें, काम करे। वजह ये थी कि उसके पास तो तमाम चीज़ें थी। जिंदगी में जब किसी चीज़ की कमी रहती है तब ना किसी चीज़ को हासिल करने के सपना जागता है। तो इसकी ज़िंदगी में तो किसी भी चीज़ की कमी तो थी नहीं, तो फिर वो नहीं चाहता था कि हमारी बीवी के जान को क्या करें, हम जोखिम में डालें और उसको किसी तरह का परेशान करें। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इब्तिदा में बेंगलोर आकर उनके साथ रहना बहुत अच्छा और खुशगवार लगा। न खाने पकाने की फिक्र, न डाल डलिए का हिसाब, न पास पड़ोस और आने जाने वालों का झंझट। लिफ्ट से 7वीं मंजिल पर चढ़ते और उतरते, किस फ्लैट में कौन रहता है
क्या करता है, मुर्दा या जिंदा कौन जाने। बहुत कोशिश करती बहू कोई काम करने दे, लेकिन वह हाथ लगाने न देती। ठीक है ना। दिल चाहता कि बरकत और सिराज की पसंद के डश मैं भी बनाऊं, लेकिन इरफाना इतने प्यार से मना करती कि मैं खामोश हो जाती। आरी बात समझ में। यानी यहाँ पे ये बयान कर रही है कि इब्तिदा में बेंगलोर आकर उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया फिर क्या होगा, वही क्या हुआ, उकताहट महसूस होने लगा। और कहती है कि हम लोग जहाँ पे रहते थे तो वहाँ पे किसी भी चीज़ का हमें टेंशन नहीं था, ना खाने पकाने की फिक्र थी, ना किसी चीज़ का हिसाब था, ना पास पड़ोस का आने जाने का झंझट था। लिफ्ट से हम लोग 7वीं मंजिल पर जाते थे और उतरते और अपने काम में लगे रह जाते थे। कौन क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं रहता था। ठीक है ना। और ये भी बात बयान कर रही है कि इरफाना को मैं कहती कि तुम मुझे भी क्या कहते हैं, सिराज की पसंद की डश मैं भी बनाऊं, मुझे भी बनाने दो, काम करने दो। तो इरफाना जो थी वो बड़ी प्यार से मना कर देती थी। क्या कहती थी, देखिए कहती है, क्या अम्मी जान सारी उम्र तो हो गई आपको काम करते करते पकाते खाते, बस अब आपके आराम के दिन है। सिराज बताते हैं आप बहुत काम करती थी, बहुत अच्छे खाने पकाती थी, लेकिन अब नहीं, अब मैं हूँ ना। यानी क्या करिए, इतने प्यार से कह रही है कि अब मैं हूँ ना, अब आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं किचन से बाहर निकल आती। सिराज भी इरफाना की ज़बान बोलने लगता, अम्मी आप आराम कीजिए, आपका काम क्यों करती है, इरफाना को परेशानी होगी तो नौकर रख लेगी। ठीक है ना। यानी इस तरह से ये लोग बयान कर रहे हैं कि अगर इरफाना को किसी भी चीज़ की अगर कमी होती है और उसका काम नहीं निकलता है तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या कर लेगी, एक ठो नौकर रख लेगी। हालांकि सफाई सुथराई, बर्तन झाड़ू और कपड़े धोने के लिए 2-2 आया लगी हुई थी, यानी 2-2 नौकरानियां वहाँ पे काम करती थी, लेकिन इरफाना खाना हमेशा खुद ही पकाती, अच्छा और जायकादार पकाती। मुझे कई मरतबा एहसास हुआ कि 2-2 मुलाजिमाओं को पैसा जाता है, ये छोटे मोटे घर के काम तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन सिराज और इरफाना ने इस तरह कभी नहीं सोचा कि मैं काम करूँ। उन्हें तो मेरा आराम बेहद पसंद था। आरी बात समझ में। उन्हें क्या था, बेहद आराम पसंद था। कभी किसी काम के लिए मुलाजिम को टोकती कि सब्जी ऐसे धो, फ्रिज में ऐसे रखो, ऐसे फैलाओ, कपड़े ऐसे फैलाओ, सफेद कपड़ों के साथ रंगीन कपड़े न धो। तो सिराज फौरन बोल पड़ता, अरे अम्मी ये दर्द सर आप क्यों मोल लेती है। क्या कहता कि अम्मी आप दर्द सर क्यों मोल लेती है, इसके लिए तो आपकी बहू ही काफ़ी है, आप क्यों परेशान होती है। अब मैं क्या समझाऊं कि मैं परेशान नहीं हूं, इस घर पर अपना हक समझती हूँ, है कि नहीं। यानी कि वो तमाम चीज़ों को जब देखती थोड़ा सा इधर से उधर है तो वो बोल देती, तो उसके बहू और उसके बेटा जो था वो खुद बोल देता था कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर इस तरह कहीं भी अगर कोई गड़बड़ होता है तो आपकी पतो है ना, वो सारी चीज़ को संभाल लेगी। ये मेरे बेटे और बहू का घर है, ये घर पराया नहीं है। सफाई सुथराई है, घर के काम काज पर मैं नज़र नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा, आखिर मैं घर की बड़ी हूँ, बहू पर अभी से इतनी जिम्मेदारियाँ ठीक नहीं। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहती, बस खामोश हो जाती। ठीक है। यानी वो अपने दिल में सोचती थी कि बहू के ऊपर जो इतनी जिम्मेदारियाँ दे दी गई है, ये अभी से इतना जिम्मेदारियाँ सही नहीं है। ठीक है ना। लेकिन वो खामोश हो जाती उन तमाम चीज़ों को देख कर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि दरअसल इरफाना ने अपने घर के निज़ाम और हुकूक में किसी दखल अंदाजी की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। यानी कि वो कोई ऐसा काम नहीं था जो उल्टा सीधा की थी जिसकी वजह से बताने की जरूरत पड़े। हर काम को वो तरतीबवार और सलीके से की थी, जिसमें कोई दखल अंदाजी की कोई गुंजाइश तक भी नहीं छोड़ी थी। मैं शिकायत करती भी तो किस बात की, उन दोनों ने बड़ी इज्जत मोहब्बत और एहतराम के साथ मेहमानों की तरह अपने घर में और दिल में जगह दी थी। जब कभी दोनों में नाराजगी या खटपट होती तो मौका देखकर सिराज से कहती, बहू अगर मुलाजमत करना चाहती है तो करने दो, पढ़ी लिखी है, आजकल सब लड़कियां करती है, और फिर मैं हूं ना, घर की तमाम जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगी, खाली ही तो बैठी रहती हूँ, यहाँ मुझे कोई काम नहीं, फिर 2-2 आया लगी हुई है। ठीक है ना। यानी कहती है कि बहू और बेटे के दरमियान जब कभी तकरार हो जाता था इस बात को लेकर, वो चाहती थी कि हम नौकरी करें और उसका बेटा चाहता था कि नौकरी हम नहीं करने देंगे। ठीक है ना। तो वो कहती थी उसकी माँ कि नौकरी करने दो, पढ़ी लिखी है, और ये कोई बड़ी बुरी बात थोड़ी नहीं, आजकल की सारी लड़कियां करती है, तो और घर का जो भी काम है उसको मैं संभाल ही लूंगी, फिर घबराने की क्या जरूरत है। आगे देखते हैं, कहा नहीं अम्मी ये मसला नहीं, इन बड़े शहरों के मसाइल ही दूसरे हैं, दिन भर बसों और ट्रेनों के धक्के खाने पड़ते हैं, और कभी कई और भी कई बातें हैं,
और फिर खुदा ना खास्ता कोई परेशानी हो तो चलो ठीक है, मेरा अब प्रमोशन होने वाला है, मेरी सैलरी और बढ़ जाएगी, और फिर कौन सा बड़ा कुंबा है हमारा, ठीक है ना। यानी वो अपनी माँ से कहता था कि दिन भर बसों और ट्रेनों में धक्के खाने पड़ते हैं और कई भी बातें भी सुननी पड़ती है, ठीक है ना, और भी कई बातें हैं। फिर दूसरी बात यहाँ पर ये कही कि अब मेरा प्रमोशन भी होने वाला है और मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, अब हमारी ज़िंदगी में और भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, ऐसी तो कोई कमी है नहीं। और जहाँ से प्रमोशन जब हो जाएगा, सैलरी जब हमारी बढ़ जाएगी, तो हमारे पास और कुछ रुपये और भी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। सिराज के दलाइल सुनकर मैं खामोश हो जाती और बहू बोल पड़ती, अम्मी आप फिक्र ना कीजिए, इनकी अकल में मेरी बात आएगी ही नहीं। यानी वो कहती थी कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इनको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, छोड़ दीजिए। दिन यूँ तो बहुत आराम से गुजर रहे थे, लेकिन दिल की दुनिया डोलती रहती। बरकत भी बेटे के यहाँ बज़ाहिर खुश और मुतमईन नज़र आए, लेकिन उनकी बेचैनी मेरी नज़रों से पोशीदा न थी। यानी ज़ाहिर तौर पर उनके बरकत यानी कि सिराज के जो अबू थे वह भी ज़ाहिर तौर पर खुश नज़र आते थे, लेकिन दिल के अंदर एक बेचैनी सा लगा हुआ था। मैं बरकत के मिजाज को बहुत अच्छी तरह जानती थी, लेकिन एक अनजाना से खौफ मुझे उनके दिल के तारों को छेड़ने से रोके रहता। उसमें रत्ती बराबर भी शक नहीं है कि हमारा बेटा और बहू बहुत लायक व अदब और हज़ारों में एक थे। हमें तो उन पर फख्र होना चाहिए था कि उनके गुण बयान करने चाहिए थे, जैसे इरफाना अपनी सहेलियों से हमारी गुण गाती थी, लेकिन हमें इतना मौका भी कहाँ मिलता था। हरी बात में यानी ये लोग अपनी बेटी की तारीफ कर रहे हैं कि हम लोग को ज़र्रा बराबर भी किसी चीज़ की तकलीफ नहीं थी हमें, और ऐसे बाअदब और बालायक बेटे के ऊपर तो हम लोग को नाज होना चाहिए ना, और हम लोग को उनका गुण बयान करना चाहिए, उनकी खूबियों को बयान करना चाहिए, लेकिन हम लोग को इतना मौका नहीं मिलता था, ठीक है ना। आगे कहते हैं या फिर शायद हम खुद ही को नहीं समझ सके कि हम चाहते क्या है, अपना हाथ इख्तियार, अपनी बादशाहत, हम उम्र साथी, ऐशो आराम या फिर अपनापन। हम सब जब कभी एक साथ बैठते और पुरानी बातें छिड़ती तो मुझे एहसास होता बरकत के अंदर भी कहीं ना कहीं मायूसी पनप रही है। न जाने वो क्या सोचते रहते थे, और फिर एक रोज़ वो खुद ही बोल पड़े। आरी बात में यानी इतनी चीज़ों के बाद वो खुद कहते हैं, एक ना एक रोज़ वो खुद बोल पड़े, कहते हैं थक गया हूँ आराम करते करते और किताबें पढ़ते पढ़ते, मुझे यहाँ आने के बजाय कहीं कोई काम या नौकरी करना चाहिए थी। आरी बात समझ में, यानी क्या कर रहे हैं कि मुझे यहाँ आने के बजाय कोई काम या कोई नौकरी कर लेनी चाहिए थी। शायद हमने यहाँ आकर गलती की। जरीना यानी उसकी माँ का क्या नाम था? जरीना नाम था। आरी बात समझ में, ये हमारा घर नहीं है, ये तो बेटे और बहू का घर है। हम तो इस घर के मेहमान हैं, और मेहमान तो 2 दिन का होता है, बरसों का नहीं होता। यानी कि बरकत अली अपनी दलील पेश कर रहे हैं, अपनी बात को पेश कर रहे हैं कि हम लोग तो यहाँ पर मेहमान के तौर पर आए, मेहमान का तो 2 दिन का घर होता है, बरसों का थोड़ी ना होता है। इसी मेहमानी में 2 बरस गुजार दिए हमने, बहुत हुए 2 बरस, अब मैं बीमार सा हो गया हूँ। क्या तुम अपने बेटे को बहू को छोड़कर मेरे साथ अपने छोटे से घर में वापस चलोगी, जहाँ तुम पकाओगी और मैं खाऊंगा चटनी रोटी ही सही, अपना पड़ोस होगा, शाम की महफिलें होगी, और फिर बेटा बहू छूट थोड़े ही न जाएंगे, बहू बेटा छूट थोड़े ही जाएंगे, हम सब आते जाते रहेंगे। आ रही बात में, यानी इस तरह से वो अपनी बीवी से कह रहे हैं बरकत अली कि अब हम लोग चलते हैं अपने घर, क्या तुम अपने बेटे और बहू को छोड़कर मेरे साथ चलोगी, जहाँ पे क्या तुम पकाओगी और मैं खाऊंगा चटनी रोटी ही सही, और अपना पड़ोस भी होगा, शाम की महफिलें भी होगी। देखते हैं आप लोग देहात के अंदर लोग एक साथ बैठ जाते हैं और वहाँ पे इधर उधर की बातें करते रहते हैं, और बिना महफिल की महफिलें सजा दी जाती है। अब मतलब देहात के अंदर इस तरह से हर वक्त होता है, सुबह में लोग एक साथ बैठ जाएंगे, चाय पीते रहेंगे, वहाँ पे एक महफिलें लग जाएगी और वक्त वहीं पे पास हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से देहात वगैरह के अंदर होता है, शहर वगैरह के अंदर इस तरह का कोई भी मिजाज नहीं है। शहर में लोग तो अपने काम में ही सुबह उठते हैं और फिर सोने तक काम में लगे रहते हैं। बहरहाल ये कहते हैं कि शाम की महफिलें होंगी और फिर बेटा बहू छूट थोड़ी ही जाएंगे, हम सब आते जाते रहेंगे, जब वक्त मिलेगा तो आते जाते रहेंगे। बरकत की मोहब्बत, अपनायत और खुद एतमादी ने मेरे अंदर सैकड़ों चिराग रोशन कर दिए, और हमने भी फिर अपना आशियाना आबाद करने का फैसला कर लिया। यानी कि जिस मकान को, जिस घर को हमने गांव में अपने छोड़ कर गए थे, उसको फिर से हमने आबाद करने का फैसला कर लिया, ठीक है ना। तो ये रहा आपके दरमियान
निगार अजीम का लिखा हुआ अफसाना आशियाना जो आपके दरमियान पेश किया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसके अंदर जो भी सवाल और जवाब है यानी लफ्ज़ और मानी है इसको याद कर लीजिएगा। फिर हम अगले वाले सबक में इंशाल्लाह इसका सवाल और जवाब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपके दरमियान में पेश करूँगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर हम मिलेंगे अगले वाले सबक में। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।